हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। स्टूडेंट, मोशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ एक नया वर्ड आया है, फोर्स। तो ये फोर्स क्या होता है इसको समझेंगे। इसके बाद हम मोशन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ फोर्स। तो स्टूडेंट्स, ये फोर्स होता क्या है? जैसा कि आपने देखा होगा, आप कई एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, कई एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। जैसे अगर गेट को खोलना या बंद करना है तो उससे हमें या तो पुल करना पड़ता है या पुश करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से अगर देखें, ये जो एक किड है, ये क्या कर रहा है, वेल में से वाटर को निकाल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रिंग लगी हुई है और इससे बाल्टी है। अब इस बाल्टी में वाटर फिल करके इसको ये बाहर निकालना चाह रहा है ना, इस पुली के थ्रू ये बाहर निकालना। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, कुछ एफर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एफर्ट्स कर रहा है इसी को कहते हैं हम फोर्स। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको दो एग्जांपल बताए, गेट को खोलने या बंद करने के लिए हमें उसे पुल या पुश करना पड़ता है, और ये पानी, कुएं में से पानी को बाहर निकालने के लिए भी हमें थोड़ा एफर्ट करने पड़ते हैं। इसी एफर्ट का नाम होता है फोर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ में आया। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको करने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है, उसी को हम कहते हैं फोर्स। इसके बाद हम देखेंगे मोशंस के लॉस के बारे में। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड: इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड लास्ट में देखेंगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो एज यू ऑल आर फेमिलियर दैट इफ़ वी वांट टू ओपन ए डोर व्हाट वी डू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें गेट को खोलना है तो हमें क्या करना होता है। तो गेट को खोलने के लिए हमें या तो उसे क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है हैंड से, या पुल करना पड़ता है। ठीक है, तो गेट को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो वी पुश और पुल द डोर विथ आवर हैंड। ठीक है, यहाँ पुश लिखा है, यहाँ पुल भी होना चाहिए। तो कुछ गेट ऐसे होते हैं जिन्हें पुल करके खोला जाता है, कुछ गेट ऐसे होते हैं जिसे पुश करने से खुल जाते हैं। तो हमें जब भी गेट खोलना होता है तो उस गेट को खोलने के लिए हमें क्या करना है, पुल या पुश करना है। इट मीन्स हमें इसमें क्या करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं। तो ये जो एफर्ट होते हैं, इसी एफर्ट का नाम क्या होता है, फोर्स होता है। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया? तो लाइकवाइज इफ़ वी नीड टू हैमर ए नेल इन वुड वी हैव टू स्ट्राइक द हैमर ऑन नेल विद ग्रेट स्ट्रेंथ। जैसे ये वुड ब्लॉक है, इस वुड ब्लॉक के अंदर अगर हमें इसको नेल को एम्बेडेड करना है, ठीक है, इस नेल को इसमें एम्बेडेड करना है, यानी इसके अंदर लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैमर का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम हैमर से नेल पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, ये नेल अंदर चली जाएगी, क्योंकि हमने जो हैमर पे क्या लगाई है, ग्रेट स्ट्रेंथ लगाई है। जिसको अभी मैंने बताया था कि जिसको मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट कहा था, वो ग्रेट स्ट्रेंथ ही क्या थी, फोर्स। तो ये कील इस वुडन के अंदर क्यों चली गई है, क्योंकि हमने हैमर से उस पर एक ग्रेट स्ट्रेंथ लगाई, यानी उस पर फोर्स लगाया। उसी फोर्स के कारण ये नेल इस वुडन ब्लॉक के अंदर चली गई। तो समझ में आया, जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं इसे हम ग्रेट स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इसी का नाम क्या है, फोर्स होता है। द पुशिंग एंड पुलिंग स्ट्रेंथ इज कॉल्ड फोर्स। जो पुशिंग या पुलिंग करने की स्ट्रेंथ होती है, जैसा भी दो एग्जांपल देखे, गेट को धकेलना, बंद करना या खोलना, या वुडन के अंदर कील को लगाना, एम्बेडेड करना, ही क्या कहलाता है, फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, ए पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। जो भी हम पुश या पुल कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, हम फोर्स कहते हैं। और इसे दूसरी तरीके से डिफ़ाइन करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, और वी कैन डिफाइन इट एज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन इट। तो जब इसे डिफ़ाइन किया जाता है तो वी कैन डिफाइन इट, इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कैसे, जब हम कोई एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस करते हैं। फोर्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट जो हम लगा रहे हैं, वो जो भी हम एफर्ट लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं।
तो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस करते हैं हम, जिससे क्या होता है जब बॉडी पर अप्लाई किया जाता है, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो बॉडी पर अगर अप्लाई करते हैं उसको, तो क्या होता है बॉडी के अंदर चेंजेस आता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो चेंजेस आता है तो वो किस कारण से हो रहा है, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण हो रहा है। उस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं हम, फोर्स कहते हैं। समझ में आया फोर्स क्या है? तो इस फोर्स को हम टू टाइप से डिफाइन करके लिख सकते हैं। ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, और दूसरा हम लिख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जिसके कारण जो बॉडी पर अप्लाई करने के बाद उस बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो किस कारण से आ रहे हैं, वो फोर्स के कारण से आ रहे हैं, फोर्स की वजह से हैं। ठीक है, तो ये आपको फोर्स की डेफिनेशन आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। द फॉलोइंग चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट इन अ बॉडी, जो बॉडी के अंदर चेंज आ सकते हैं वो किस में आ सकते हैं, चेंज इन पोजीशन, उसकी पोजीशन में। जैसे यहाँ बॉल रेस्ट पोजीशन में है, अब ये बॉल क्या है, रेस्ट पोजीशन में। अगर इसको किक लगाया जाएगा तो किक लगाने के बाद ये क्या हो जाएगी, बॉल मोशन में आ जाएगी। जैसे इस पर किक अप्लाई की जाएगी तो ये बॉल क्या हो जाएगी, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, यानी बॉल की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं फोर्स लगाने से पोजीशन चेंज हो सकती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे किकिंग ऑफ फुटबॉल इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे ये कोई अब रेस्ट से मोशन में आ सकती है, कोई चीज़ मोशन से रेस्ट में भी आ सकती है। जैसे कोई क्रिकेटर खेल रहा है, किसी ने बॉल को हिट किया तो वो मोशन में थी और इसे किसी प्लेयर ने कैच कर लिया तो वो बॉल रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो यानी दोनों ही सिचुएशन में क्या हुआ, पोजीशन चेंजेस होगी। तो रेस्ट को मोशन में लाया जा सकता है और मोशन को रेस्ट में लाया जा सकता है फोर्स अप्लाई किए करने के बाद। ठीक है, यानी चेंज होता है पोजीशन में। दूसरा है चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है फोर्स को अप्लाई करके। कैसे, जैसे हम 4 व्हीलर चला रहे हैं, अगर 4 व्हीलर के अंदर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके स्टीयरिंग व्हील पर, है ना, जो उसका स्टीयरिंग व्हील है कार का उसको रोटेट कर दें, अगर हम लेफ़्ट साइड में अगर इसको रोटेट कर देंगे तो ये कार क्या लेफ़्ट साइड में टर्न हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस पे हम राइट साइड में रोटेट करेंगे अगर इस व्हील को, तो ये कार भी क्या हो जाएगी, राइट साइड में टर्न कर जाएगी। यानी अगर हम फोर्स अप्लाई कर दें स्टीयरिंग व्हील पर कार के, तो कार की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो सेकंड हुआ हमारा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे। अगर कार नहीं है तो आप बाइक या साइकिल को भी देखा होगा, इस तरह से हैंडल होता है, उसको अगर आप लेफ़्ट साइड में मूव करते हो तो कार मोटरसाइकिल या आपकी साइकिल लेफ़्ट हैंड पे मुड़ जाती है, और राइट साइड में हैंडल को मूव करते हो तो वो राइट साइड में मुड़ जाती है, क्योंकि उस पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है इसके अंदर, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में भी चेंज आता है। डायमेंशन में चेंज का मतलब है उसकी शेप और उसके साइज़ में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, फोर्स को अप्लाई करके शेप या साइज़ भी चेंज की जा सकती है। जैसे स्क्वीजिंग ए ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, स्क्वीजिंग ए ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इसने इसको क्या किया, स्क्वीज किया, यानी दबा दिया है। दबाने से इसके टूथपेस्ट की जो डायमेंशन है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो यानी डायमेंशन में भी चेंज आता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इसके बाद देखें, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी, जो बॉडी होगी उसकी स्पीड में भी चेंज आता है। जैसे कार आप देख रहे हैं, कार के अंदर एक एक्सीलेटर होता है, जब इस एक्सीलेटर पर अगर हम पैर से पुश करते हैं, ठीक है, अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद कार की स्पीड क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। ठीक है, यानी फोर्स को अप्लाई करके स्पीड को भी अप किया जा सकता है। यही था हमारा फोर्थ। तो इस तरह से हमने देखा कि फोर्स अप्लाई करके 4 चेंजेस आए। उसकी पोजीशन में भी चेंज आ सकता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, और डायमेंशन में और स्पीड के अंदर जो भी बॉडी होती है उसकी, इन चारों चीज़ों में फोर्स अप्लाई करने से चेंजेस हो जाते हैं। क्लियर है? तो फोर्स अप्लाई करने से उसमें क्या क्या चेंजेस आए आपको अब क्लियर है, अच्छे से समझ में आए चारों पॉइंट्स। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ फोर्सेस की। जो फोर्सेस थे वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स, इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्या है, बॉक्स है। ठीक है, ये जो बॉक्स है,
अब इस बॉक्स को मुझे मूव करना है, ठीक है, इसको मूव करना है और ये बॉक्स क्या है, काफ़ी हैवी है। तो मैंने क्या किया, मैं इस तरफ खड़ा हो गया और इधर से मैंने इस पर बॉक्स पर एक फोर्स अप्लाई किया, है ना। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से इस पर फोर्स को अप्लाई किया और इधर मेरा फ्रेंड खड़ा था राइट हैंड साइड, उसने भी क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया। तो हम दोनों ने इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया दोनों ने, ठीक है। जैसे सपोज़ ये तो मैं हूँ और राइट हैंड साइड मेरा फ्रेंड खड़ा है। अब हम दोनों इस बॉक्स को मूव करना चाह रहे हैं। ये बॉक्स क्या काफ़ी हैवी है, तो हमने जो फोर्स लगाया, जो मैंने फोर्स लगाया और जो मेरे दोस्त ने फोर्स लगाया, वो फोर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर हम दोनों इक्वल फोर्स से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हम इस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप बता सकते हैं ये बॉक्स किधर मूव करेगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये बॉक्स किधर, कहीं भी मूव नहीं करेगा। जैसी पोजीशन में था वैसी ही पोजीशन में, क्योंकि मैंने अप्लाई किया इस पर राइट हैंड साइड फोर्स और मेरे फ्रेंड ने इस पर लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स अप्लाई किया और फोर्स क्या है, इक्वल है। तो ये इक्वल फोर्स होने के कारण, ठीक है, हमने अपोजिट साइड से फोर्स लगाए और इक्वल फोर्स लगाएं, तो ये हैवी बॉक्स क्या है, कहीं भी मूव नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं आप। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया और इक्वल फोर्स लगाया, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। तो इस फोर्स को कहते हैं हम बैलेंस फोर्स, ठीक है, जब बॉडी की पोजीशन में चेंज ना हो। तो द इक्वल एंड द अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी दैट विल नॉट मेक द बॉडी मूव। जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया जाता है किसी बॉडी पर तो बॉडी मूव नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स क्या है, जैसे ये वही हैवी बॉक्स है। अब मैं और मेरा फ्रेंड्स दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर खड़े होके फोर्स लगाते हैं, तो क्या अब ये बॉक्स मूव कर जाएगा? तो बिल्कुल स्टूडेंट, ये क्या है, बॉक्स मूव कर जाएगा, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है ये बॉक्स उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम दोनों एक साइड से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। अब ये इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन से, तो ये बॉक्स क्या होगा, मूव कर जाएगा। क्लियर है? अब अच्छा, अगर मैं इसमें बोलूँ हम दोनों राइट हैंड साइड से अगर इस बॉक्स पे फोर्स लगाते हैं तो क्या ये मूव करेगा? यस, ये मूव कर जाएगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस तरफ ये मूव करेगा। यानी हम एक साइड से, सेम साइड से अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉक्स मूव करता है। जैसे हमने अपोजिट साइड से फोर्स लगाया था तो वो बॉक्स क्या कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था। यानी उस पर जो नेट फोर्स था वो क्या था, जीरो था। नेट फोर्स का मतलब सपोज करो अगर मैंने एक्स फोर्स लगाया और मेरे फ्रेंड ने भी एक्स फोर्स लगाया तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो नेट फोर्स क्या आ गया, ज़ीरो। अब सपोज करो इधर मैंने एक्स फोर्स लगाया और अनबैलेंस फोर्स के अंदर एक्स और मेरे फ्रेंड ने भी एक्स फोर्स लगाया, तो अब यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा, x + x = 2x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम इस साइड से लगाते तो भी ये मूव करता और हम ऐड करते। तो अनबैलेंस फोर्स में ऐड किया जाता है, बैलेंस फोर्स में सब्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो सब्सट्रैक्ट होता है और सेम डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो वो ऐड हो जाता है। समझ में आया? तो बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, अनबैलेंस में ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हमने x और x, अगर सपोज करो मैंने x फोर्स लगाया दूसरे ने y लगाया, हम दोनों कम ज़्यादा फोर्सेस लगा रहे हैं और पर एक ही डायरेक्शन से लगा रहे हैं, तो वो बॉक्स क्या होगा, मूव करेगा। और मूव करेगा हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में। अगर हम इधर से दोनों जो अपोजिट साइड से फोर्स लगाते हैं, सपोज करो अपोजिट साइड से फोर्स लगा रहे हैं और एक अगर कम एक दूसरा ज़्यादा होगा तो बॉक्स मूव कर जाएगा। जिधर फोर्स ज़्यादा होगा ये उस तरफ मूव कर जाएगा। सपोज मैं तो x फोर्स लगा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड y फोर्स लगा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो ग्रेटर देन है अब मेरे फ्रेंड के फोर्स से। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है भले ही, तो ये बॉक्स तब भी क्या करेगा, मूव करेगा। अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन किसी एक साइड पे फोर्स ज़्यादा है, तो जिस साइड पे फोर्स ज़्यादा है उसी डायरेक्शन के अंदर वो क्या हो जाएगा, मूव करने लग जाएगा। तब वो बैलेंस नहीं कहलाएगा, तब वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो यानी वो एक्स की साइड, यानी मेरी साइड में जिधर फोर्स लगा रहा हूँ उस तरफ ही वो मूव करेगा। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? ठीक है,
तो बैलेंस फोर्स जब ही होता है जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगे और अपोजिट लगे। अनबैलेंस क्या होता है? अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉडी दैट विल मेक द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स अप्लाइड। इज इट क्लियर? और बैलेंस फोर्स के अंदर नेट फोर्स 0 होता है, जबकि अनबैलेंस फोर्स के अंदर नेट फोर्स ऐड हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है मोशन का वो क्या है, चलिए देखते हैं। इट स्टेट्स दैट बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, a body in motion will remain in motion until or unless some external force is applied। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, ठीक है, और जब कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। कब तक रहती है? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी। कब तक? अनटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाता है। जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो चीज़ क्या होगी? रेस्ट है तो रेस्ट रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे सपोज़ करो अगर ये रेस्ट में खड़े हुए हैं तो ये रेस्ट में रहेंगे जब तक कि ये इस पर साइकिल में पैडलिंग नहीं करे। तो जब ये साइकिल पे पैडलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये मोशन में आ जाएगी। ठीक है, यानी हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। और सपोज़ करो अगर ये साइकिल चल रही है ना, तो ये चलती रहेगी जब तक कि इस पर मतलब इसको पैडलिंग कर रहे हैं हम, तो ये साइकिल चलती जा रही है तो ये चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक कि इस पर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे। जब हम इस पर ब्रेक अप्लाई कर देंगे यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो ये साइकिल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यही था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जब तक कि हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये मूवमेंट नहीं होता है। समझ में आया? जैसे मैंने अभी समझाया आपको, ये साइकिल अगर रेस्ट में, अब इस पर पैडलिंग करेंगे, अब हम जब इस पर पैडलिंग करेंगे यानी हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? मूव होने लग जाएगी। ठीक है, और अगर ये मोशन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स के कारण क्या होगी? साइकिल रेस्ट में आ जाएगी। तो यही था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट इसे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। इफ़ वी नीड टू राइड ए बाईसाइकिल वी नीड टू पैडल एज इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन पैडल्स टू राइड इट। जैसा अभी मैंने आपको समझाया वही। सिमिलरली इफ़ वी नीड टू चेंज इट्स डायरेक्शन वी नीड टू अप्लाई फोर्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील। क्लियर है? अगर हमें कार की डायरेक्शन चेंज करनी है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। द फैक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट और फॉर एनी चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। अब ये जो क्या होता है, कोई भी चीज़ चल रही है तो चल रही है और रुकी है तो रुकी है, वो क्यों हो रहा है? उसके लिए कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है इनर्शिया। ठीक है, यानी कोई भी जो चीज़ होती है उसके अंदर एक इनर्शिया पाया जाता है। ठीक है, जो वो उसमें इनहेरेंट होता है, शुरू से ही उसके अंदर होता है इनर्शिया। इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल बॉडी, सभी बॉडी में जो प्रेजेंट होती है फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर ओरिजिन। जब वो चीज़ बनी थी तब से उसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं हम इनर्शिया। समझ में आया? तो इसे इनर्शिया लॉ भी कहा जाता है। प्लीज नोट, इन ऑर्डर टू मूव और चेंज एनी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी वी नीड टू ओवरकम इनर्शिया। अगर हमें किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी में चेंज लाना है ना उसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें वी नीड टू ओवरकम इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इट इज़ ए प्रॉपर्टी दैट रेसिस्ट द चेंज इन अ बॉडी बाय इटसेल्फ। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर खुद के अंदर होने वाले चेंज को रेसिस्ट करती है, यानी रोकती है, अवरोध करती है। ठीक है,
किसी भी चीज़ के अंदर खुद से उसमें चेंजेस नहीं आने देती है, उसको क्या कहते हैं हम, इनर्शिया कहते हैं। अगर उसमें चेंज लाना है किसी भी चीज़ में तो उस पर हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इनर्शिया इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कोई चीज़ जब से बनी है तब से ही उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रह पा रही है, किस कारण, इनर्शिया के कारण, और मोशन में तो मोशन में रह पा रही है, इनर्शिया के कारण। अब ये जैसे दो बॉल्स हैं, एक छोटी बॉल से, स्मॉल बॉल से, एक बिग बॉल से, ठीक है। तो अब हम बात करें अगर इनर्शिया की, कि इनर्शिया किस, सभी में, सभी जो थिंग्स होती हैं सभी के अंदर इक्वल होता है क्या, तो इनर्शिया इज़ नॉट इक्वल ऑल सेम थिंग्स, ठीक है, ऑल सेम ऑब्जेक्ट्स। जैसे दो बॉल हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल हैं, पर ऐसा नहीं है कि इन दोनों के अंदर इनर्शिया सेम होगा। इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड किस पे होता है, मास पर। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं छोटी स्मॉल बॉल और बिग बॉल, तो बता सकते हो आप किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, बिग बॉल का, राइट। तो बिग बॉल का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा होता है उस पर फोर्स भी ज़्यादा ही अप्लाई करना होगा, ठीक है, उस पर फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो फोर्स और इनर्शिया दोनों किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड होते हैं, क्लियर है। तो फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स अपॉन मास, मोर द मास मोर द इनर्शिया, और लेस द मास लेस द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, और जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। अब टाइप ऑफ इनर्शिया देखते हैं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया 3 टाइप का होता है। कोई भी किसी भी चीज़ को जो रेस्ट में बना के रख रहा है वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई मोशन में बनाए रख रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो वो होता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन, ठीक है। अभी जैसा मैंने आपको समझाया, कोई चीज़ रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी, क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट वहाँ पर है। सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन is the inability of body to resist the change in state of motion on its own। inertia of motion एक ऐसी एबिलिटी है बॉडी की जो उसके अंदर जो मोशन को बनाए रख रही है, ठीक है, यानी उसकी स्टेट को चेंज, मतलब मोशन को रोकने, मोशन को रेस्ट में लाने से रोकने वाला जो होता है वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ मोशन में तो वो मोशन में ही बनी रहे, उसकी चेंज को रेसिस्ट करती है ये, ठीक है, यानी मोशन को रेस्ट में लाने से रोकती है कौन, इनर्शिया ऑफ। अब हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी ऑन इट्स ओन। ये किसी भी बॉडी को खुद से उसकी डायरेक्शन चेंज होने से रोकता है, वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनर्शिया। इनर्शिया को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप बस के अंदर जा रहे हैं और बस अचानक से रुक जाती है, ठीक है, तो क्या होते हैं, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है, इनर्शिया के कारण हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण ऐसा हो पा रहा है, क्लियर है। व्हेन बस इज मूविंग द बस एंड द पैसेंजर्स सिटिंग इन इट आर इन मोशन, बट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक्स इट स्टॉप्स, but due to inertia of motion the passenger remain in the state of motion hence fall forward। और अगर चलती हुई बस अचानक से रुक जाती है क्योंकि उस पर ब्रेक लगाया, फोर्स लगाया, तो उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है, वो रुक जाती है। लेकिन उसमें जो बैठा हुआ है कोई भी पर्सन या पैसेंजर, उसका क्या होता है, उस पर तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, तो वो स्टेट ऑफ मोशन में होता है। स्टेट ऑफ मोशन में होने के कारण वो आगे की तरफ झुक जाता है, क्लियर है, जैसा कि आप डायग्राम में समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मूविंग में है बस
और उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिया जाएगा तो पर्सन उसमें बैठा पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाएगा, और अगर रुकी हुई बस में कोई पैसेंजर बैठा है तो वो पीछे की ओर झुकेगा। ये रीज़न क्या है? इनर्शिया, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और कोई पर्सन अगर रेस्ट में और उसको अगर मूव कर दिया जाएगा, बस अगर रेस्ट में और बस अचानक से चल देगी तो उसमें बैठा पर्सन क्या होगा? पीछे की तरफ झुकेगा। रीज़न इज इनर्शिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन कारपेट इज बीटन विथ स्टिक द डस्ट सेपरेट्स आउट। कभी कारपेट पे जो डस्ट इकट्ठी हो जाती है तो हम उसे बीट करते हैं। पहले कारपेट को हैंग कर देते हैं, उसके बाद अगर हम बीट करते हैं स्टिक से तो उसमें से डस्ट बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, चलिए उसको हम समझते हैं। तो ये जो होता है आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा, इनर्शिया के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, कैसे होता है चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये एक कारपेट है ना, ये क्या है? कारपेट है और इस कारपेट में डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल है। जब इस कारपेट को और रेस्ट पोजीशन में रखा है, अब इस रेस्ट पोजीशन में और पार्टिकल्स भी रेस्ट पोजीशन में, जब इसको स्टिक से बीटन किया जाएगा, जब इसको स्टिक से जब बीटन करेंगे तो ये कारपेट क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। फोर्स लगने के कारण रेस्ट की जगह कारपेट मोशन में आ जाएगा। लेकिन डस्ट पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, तो उनमें इनर्शिया के कारण क्या होंगे? वो उससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे और कारपेट पीछे की तरफ हो जाएगा तो डस्ट पार्टिकल कारपेट से हट जाएंगे। द कारपेट एंड द डस्ट आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट बट व्हेन कारपेट इज बीटन विथ स्टिक इट कम्स इन मोशन एंड मूव्स बैकवर्ड, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हैंस गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। तो कारपेट से डस्ट का अलग होना भी क्या है? इनर्शिया के कारण हो रहा है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। वाई लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल व्हेन ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन विग्रियसली। जब किसी पेड़ को हम विग्रियसली हिलाते हैं तो उसमें से पेड़ पत्ते फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स लीव्स, ये क्या है? झड़ के गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी इनर्शिया के कारण ही होता है। इसको समझते हैं। जैसा कि आप ये पोर्ट्रेट देख रहे हैं, इसके अंदर एक लड़का इस पेड़ को देख रहा है। ठीक है, तो ये पेड़ जो है ये क्या है? रेस्ट पोजीशन में। इसके अंदर जो फ्रूट्स लगे हैं, लीव्स लगी हैं, ब्रांचेस हैं, ये सब क्या है? रेस्ट पोजीशन में। तो रेस्ट पोजीशन में है तो ये रेस्ट ही बना रहेगा लॉ ऑफ मोशन के कारण। लॉ का जो फर्स्ट लॉ मोशन है वो क्या कहता है? रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा। जब इस पे हम एक्सर्ट करेंगे फोर्स को, यानी अगर इसकी ब्रांच को अगर स्टिक से मारेंगे तो ये क्या हो जाएगी? मोशन में आ जाएगी। तो ब्रांच मोशन में आ जाएगी, लेकिन जो इसके अंदर फ्रूट्स या लीव्स लगी हैं वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगी। इनर्शिया के कारण वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगी और वो फ्रूट्स या लीव्स उसमें से सेपरेट हो जाएंगी, गिर जाएंगी। ठीक है, इसमें से झड़ के गिर जाएंगी। तो इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? इनिशियली द ब्रांच ऑफ ए ट्री एंड इट्स लीव्स एंड फ्रूट्स आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री द ट्री कम्स इन मोशन बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द लीव्स एंड द फ्रूट्स रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हैंस फॉल डाउन। इस कारण से वो गिर जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो बॉडी जब कभी भी मोशन में होती है तो उसमें एक मोमेंटम भी होता है। कोई भी बॉडी जब मोशन में होगी तो उस पर क्या लगेगा? एक मोमेंटम लगेगा। तो मोशन होता है जो बॉडी के अंदर, उसको मेज़र किस में किया जाता है? उसको मेज़र किया जाता है मोमेंटम से। चलिए इसे और दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे ये कोई कार है, ठीक है, ये कार मोशन में है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा और उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? हमारा मोमेंटम। और ये जो मोमेंटम होगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे P से। तो P इक्वल टू क्या बन गया? mv। ये मोमेंटम का फॉर्मूला बना। ठीक है, इट इज़ द इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ए मोमेंटम। तो सो वी कैन राइट इट P इक्वल टू mv। P इक्वल टू m इंटू v। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड ए मोमेंटम। तो
तो फॉर्मूला अभी आपको समझ में आ गया। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं m इंटू वी। तो मास होता है किलोग्राम के अंदर और वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। तो मोमेंटम की यूनिट क्या बन गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें जो ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन होता है तो मोमेंटम में भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके फॉर्मूले को देखा और यूनिट को देखा। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम स्टूडेंट्स। एक कराटे प्लेयर कैन ब्रेक ए पाइल ऑफ टाइल्स विथ ए सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। कोई भी कराटे प्लेयर होता है वो टाइल्स के सेट्स बने होते हैं, उसको एक ही हाथ से ब्लो करता है, सिंगल ब्लो के अंदर सारी टाइल्स को तोड़ देता है। तो कैसे तोड़ देता है, क्यों तोड़ देता है, उसको समझते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करता है, द कराटे प्लेयर्स स्ट्राइक द पाइल ऑफ टाइल्स विथ हिज हैंड वेरी फास्ट। वो अपने हाथ को बहुत तेज़ी से चलाता है। ठीक है, इन डूइंग सो, ऐसा करने से क्या होता है, जो उसके अंदर मोमेंटम था, सो द लार्ज मोमेंटम ऑफ हिज हैंड इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो, है ना। अगर उसने हाथ को बहुत तेज़ी से चलाया तो उसके हाथ से क्या हो जाता है, मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और बहुत कम ड्यूरेशन में होता है। इस कारण से ये सारी टाइल से क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, जब स्पीडली हम बहुत जल्दी तेज़ी से अगर किसी चीज़ पे स्ट्राइक करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो दिस एक्सर्ट ए वेरी लार्ज फोर्स ऑन द पाइल ऑफ टाइल्स विच इज़ सफिशिएंट टू ब्रेक देम अपार्ट। अब स्टूडेंट हम देखते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी हमने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या कहा गया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं किया जाता तब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है ना। तो ये तो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। अब सेकंड लॉ के अंदर हम देखेंगे ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कितना फोर्स होगा ताकि उसके अंदर मोशन आ सके या उसे रेस्ट में लाया जा सके। ठीक है, तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज होती है मोमेंटम की ऑफ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जो भी मोमेंटम होता है, मोमेंटम आपको समझ में आ गया, m इंटू वी या u। ठीक है, वेलोसिटी होती है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम बोलें तो mv। ठीक है, तो जो इनिशियल मोमेंट से फाइनल मोमेंटम के अंदर हमने जो चेंजेस हुआ, ठीक है, तो मोमेंटम में जो चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज हुआ, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे मैथमेटिकली अगर हमें लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये जो इसका मोमेंटम था mu और फाइनल क्या था mv, तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम mv माइनस mu, और टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, अपॉन t। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड, ये फॉर्मूला हमें बताता है, क्या बताता है, चलिए अब इसे हम देखते हैं मैथमेटिकली इसे हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली इसे लिखना है तो ये एक बॉल है जो मोशन में है, तो हमने माना इस बॉल का जो मास था वो कंसिडर किया स्मॉल m है। ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये जब चल रहा है तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, हमने एज्यूम किया कि ये u है। ठीक है, तो जब ये बॉल मूव कर रही है मोशन में, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जब उसमें मास और वेलोसिटी है तो उसका इनिशियल मोमेंटम भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो कि क्या होगा, m इंटू यू हो जाएगा। ठीक है, मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो ये इसका मोमेंटम भी आ गया। क्लियर है। अब जब ये बॉल p1 लिख सकते हैं इसे mu। अब जब बॉल है, अगर इसको रोकना है, इसकी स्पीड को स्लो करना है, तो इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये रेस्ट में आ जाएगी। रेस्ट में आ जाएगी तो क्या होगा, तो इसका जो मास है, मास तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, m मास तो मास ही रहेगा। इस बॉल को अगर इस जगह पर रोक दिया जाएगा फोर्स लगाकर, तो इसकी जो फाइनेंशियल वेलोसिटी होगी, सपोज हम मान लेते हैं ये v हो जाती है। ठीक है, तो सडनली ब्रेक आर अप्लाइड टू फोर्स एक्सर्ट, इसमें हमने फोर्स को एक्सर्ट करके क्या कर दिया, रोक दिया, तो फोर्स तो F हो जाएगा।
और इसमें जो एक्सीलरेशन होगा माइनस ए होगा, और फाइनल वेलोसिटी v है, और मास क्या है इसका, इस मैम का m ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास माइनस आ गया, फाइनल वेलोसिटी हो गई, और इसलिए हमारे पास फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू वी। तो स्टूडेंट जो मोमेंटम में चेंज हुआ वो कितना हुआ, तो ये हुआ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इनटू मोमेंटम इक्वल टू एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम ये वाली, तो हम फाइनल मोमेंटम हमारा एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारा एम यू, तो एम वी माइनस एम यू, तो ये क्या आया, चेंज इन मोमेंटम। अब बात कर रहे हैं हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की, तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ का मतलब होता है इसे डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। ठीक है, टाइम्स के रेस्पेक्ट में मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ये क्या किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के, जो इस पर फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगा के इसको एफ लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। अब देखो, अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना है तो हमें एक कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसे हम लिखते हैं, ये प्रोपोर्शनल को हटा के हम तो f की वैल्यू लिख देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं हम k। ठीक है, f इक्वल टू k, और फिर लिख देंगे हम एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, तो ये हमारा फोर्स हो गया। ठीक है, तो फोर्स लिखा जा सकता है F इक्वल टू के, एम इसमें से कॉमन आ गया तो V माइनस यू अपॉन टी हो गया। V माइनस यू अपॉन टी होता है A के इक्वल, तो K इक्वल टू एम ए, ये A के इक्वल होता है। A के इक्वल कैसे होता है, जो न्यूटन्स की इक्वेशंस हैं, ठीक है, जो न्यूटन्स की इक्वेशंस हैं उससे हमने इसे सॉल्व किया है। क्या होती है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से हमने A की वैल्यू पुट की है, तो F इक्वल टू के इंटू एम ए होगा, और यहाँ पर K की वैल्यू 1 होती है हमेशा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। तो जो इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम यू, फाइनल मोमेंटम क्या था, एम वी, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, एम वी माइनस एम यू, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या बना, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, ये किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। ठीक है, तो इस तरह से ये, अब प्रोपोर्शनल का साइन फिर हमने हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट के हुआ एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है, अब इसमें से क्या किया हमने, एम कॉमन लिया, तो F इक्वल टू के एम वी माइनस यू अपॉन टी हो गया। ये V माइनस यू अपॉन टी न्यूटन्स की इक्वेशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। A की वैल्यू निकालेंगे तो V माइनस यू अपॉन टी, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो F इक्वल टू के एम V माइनस यू अपॉन टी की जगह लिख देंगे A, और K की वैल्यू क्या है, 1 है, तो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम F इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। तो ये था हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। जो फोर्स हमने अभी लिखा, इस फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, इसको न्यूटन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे न्यूटन ने ही बताया था फोर्स के बारे में। तो F की SI यूनिट क्या है, न्यूटन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में आती है, इसे आप लर्न कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ठीक है, के तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो F इक्वल टू एम ए हो गया। F क्या है, 1 न्यूटन है, और मास क्या है इसके अंदर, 1 किलोग्राम। एक्सेलरेशन की बात करें तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट्स, आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन द 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या होता है, तो इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन क्या है आप बता सकते हैं ना। तो इस तरह से आप बता देना। जो 1, इसको इस तरह से लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, जो 1 किलोग्राम मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे लिखेंगे कैसे, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन
It act on a body of mass 1 kg, producing an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप लिख के ये फॉर्मूला इसके नीचे लिख देना। अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस। जैसे स्टूडेंट एक क्रिकेट प्लेयर है, लोअर हिज हैंड्स वाइल टेकिंग कैच, जब वो कैच लेता है तो अपने हाथों को नीचे और पीछे की तरफ क्यों खींचता है, ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये न्यूटन्स के सेकंड लॉ के कारण ही हो रहा है। जब बॉल एकदम फास्टली आ रही होती है तो उसके के अंदर जो मोमेंटम होता है वो काफ़ी लार्ज मोमेंटम होता है। ए फास्ट बॉल मूविंग बॉल हैज़ ए लार्ज मोमेंटम, ठीक है, उसमें काफ़ी मोमेंटम होता है। इन स्टॉपिंग द क्रिकेट बॉल द मोमेंटम ऑफ बॉल हैज़ टू बी रिड्यूस टू ज़ीरो। जो बॉल आ रही है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, उसके मोमेंटम को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको ज़ीरो करना पड़ेगा। उसकी वेलोसिटी को ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ व्हेन द क्रिकेटर प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैक वाइल टेकिंग ए कैच, तो इसके मोमेंटम को ज़ीरो करने के लिए वो अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की तरफ लेता है। ही इंक्रीज टाइम टेकन फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इससे क्या होता है, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके अंदर टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ जाने से क्या होता है, उसके अंदर फोर्स कम एग्जर्ट होता है। फोर्स कम एग्जर्ट होने के कारण ही वो उसका मोमेंटम ज़ीरो की ओर चला जाता है और उसको हाथ में चोट नहीं लगती है और वो कैच इजीली पकड़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देयरफॉर लेस फोर्स इज एग्जर्ट ऑन द हैंड्स ऑफ क्रिकेटर एंड हैंस ही डज नॉट गेट हर्ट्स। ठीक है, अगर कभी भी बॉल को कैच पकड़ोगे तो उसमें आपको हाथ पीछे की ओर खींचने पड़ेंगे, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी को ज़ीरो करना है तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। टाइम ज़्यादा मिलने से उस पर फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगने से वो कैच पकड़ी जा सकती है। ठीक है, इन एथलेटिक्स मोस्टली हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइड आइदर विथ कुशन और ए हिप ऑफ सैंड ऑन द ग्राउंड टू फॉल अपॉन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या डायग्राम में आपको दिख रहा है पिक के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, एथलीट ने जंप किया, काफ़ी ऊंचा जंप किया, हाई जंप किया, और नीचे जब वो गिरा तो उस पर कुशन लगाए रहते हैं, आपने देखे होंगे कुशंस लगे रहते हैं, या उस पर हीप ऑफ सैंड लगी होती है ग्राउंड पे। क्यों लगी होती है, क्योंकि वो उसको प्रिवेंट करती है इंजरी से। जब वो उसमें नीचे गिरता है तो उसको इंजरी से बचाती है। व्हेन हाई जंपर्स फॉल ऑन द सॉफ्ट लैंडिंग साइड द जंपर टेक्स लॉन्ग टाइम टू कम टू स्टॉप, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ लेस। जब ये इसमें नीचे गिरता है तो उसको समय ज़्यादा मिल जाता है अर्थ से टकराने से पहले, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है, देयरफॉर फोर्स एक्सर्ट बाय ग्राउंड ऑन एथलीट इज़ ऑल्सो लेस। ऐसा जब मोमेंटम कम हो जाता है, मोमेंटम कम होने से उस पर क्या हो जाएगा, फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और फोर्स लेस हो जाएगा तो उसको चोट नहीं लगेगी, लेस, एंड ही डज नॉट गेट हर्ट्स। ये देखो, जैसे आपको अभी सेकंड लॉ में लिखाया था, इसमें जब टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा तो उसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम, फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम लगेगा। फोर्स कम लगेगा तो उसको चोट भी कम लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सेकंड लॉ था जो कि कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं साथ साथ। What force would be needed to produce an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बॉल ऑफ मास 6 kg। अब ये हमसे फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि इस फोर्स क्या होगा, और इसमें हमें दे रखा है कि एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन है, और इसका जो मास है वो कितना है, 6 kg है। ठीक है, एक बॉल का मास 6 kg है, उसमें एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये जानना चाहता है कि उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, m इंटू ए होता है। m यहाँ पर कितना है, 6, और a कितना है, 4, तो 6 4 जा 24, और यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। तो इसका आंसर आया 24 न्यूटन, जिसे हम 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ही होता है न्यूटन। इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं हम। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass of the car is 1500 kg। देखो, इसमें भी हमें क्या बताना है, कार पे कितना फोर्स लग रहा है। इसमें यहाँ पर हमें वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन इसके अंदर है कितना, 10 सेकेंड, और जो कार है इस कार का मास कितना है, 1500 kg। ठीक है,
कार का मास कितना है 1500 और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। मास 1500 kg, ये मास हमेशा kg में होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना, अगर यूनिट्स सेम नहीं है तो उसको बनानी पड़ेगी। तो अब हमें फोर्स बताना, फोर्स क्या होता है m इंटू ए, एम कितना है 1500, ए हमारे पास नहीं है तो ए हमें फाइंड करना पड़ेगा। जब ए फाइंड हो जाएगा यानी एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा तो फोर्स भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे हम हमारे पास v u और t हैं तो a फाइंड कर सकते हैं। v इक्वल टू 30, u 0 है, a हमें बताना है, t का टाइम कितना 10 सेकेंड। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया इस फॉर्मूले से, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे ए की जगह, तो कितना आ जाएगा ये 4500 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से कार पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, समझ में आया, 4500 न्यूटन। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, हमें फोर्स गिवन है 5 न्यूटन का और मास दे रखा है कैपिटल एम, जो इसका मास है वो कितना है कैपिटल एम। एक्सेलरेशन इसमें गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एंड मास एम एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जिस पे फोर्स 5 न्यूटन का उसका मास कितना है एम और एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और दूसरा मास दे रखा है हमें स्मॉल एम, ठीक है। तो स्मॉल एम बराबर हमें दे रखा है एक मास और इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, 5 न्यूटन के ऊपर ही दूसरा एक्सेलरेशन क्या दे रखा है हमें 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब ये पूछ रहा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ़ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। दो अलग अलग तरह के मास थे जिन पे एक ही 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, एक्सेलरेशन दोनों के अलग थे। तो हमें ये बता रहा है कि 5 न्यूटन का इस पे फोर्स होगा और मास अगर इनको क्या कर दिया जाए, टाइड एक साथ बांध दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं F इक्वल टू होता है एम ए, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू तो 1 होती है तो F इक्वल टू होता है एम ए। F हमें 5 गिवन है, एम हमारे पास स्मॉल कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है, ठीक है। तो स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो इस कंडीशन केस फर्स्ट में भी F इक्वल टू एम ए हो जाएगा, M की जगह कैपिटल M, ठीक है। F की वैल्यू 5 है, इस कैपिटल M की वैल्यू कैपिटल M है, A की वैल्यू 8 है, तो यहाँ कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई 5/8 आ गई, ठीक है। यह है किलोग्राम में। इसी तरह केस 2 के अंदर भी हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्स F बराबर A में होता है, हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, M बराबर क्या हो जाएगा F/A, F/A से ये आ गया 5/24 kg। अब इन दोनों का को क्या कर दिया टाइड, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारे पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो 5/8 प्लस 5/24। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 24 एलसीएम आ गया, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 24 1 जा 24 तो 5 1 जा 5। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 20/24 किलोग्राम। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की 20/24 किलोग्राम। एक्सेलरेशन हमें बताना ही है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 24/20। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24। तो ये जो एक्सेलरेशन आया ये कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम इस तरह से इनका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, एक्सेलरेटिंग ए 10 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए 20 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें दो केस दे रखे हैं, एक में एक का मास 10 kg है, दूसरे का मास 20 kg। एक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और केस 2 में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमें देखना है कि किस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, हम दोनों केस में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो F इक्वल टू कितना आ गया 10 × 5 जो कि कितना हो गया 50 न्यूटन। और केस 2 के अंदर एम की वैल्यू कितनी है 20 × 2 यानी 40 न्यूटन। तो अब आप देख पा रहे हैं कि किस पे ग्रेटर फोर्स लग रहा है, जिस 50 न्यूटन ग्रेटर है
तो 50 न्यूटन वाले पर ही ग्रेटर फोर्स लगेगा, जिसका मास कितना है 10 kg और 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन वी पुश समथिंग हार्डर आवर हैंड्स ऑल्सो स्टार्ट पेनिंग। जब हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं तो हमारे हाथों में दर्द होने लग जाता है, देखा होगा आपने। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे हाथ क्यों दर्द कर रहे हैं, ठीक है। When we move on the road over a large distance, our feet also start paining। अगर हम रोड पर काफ़ी दूर तक चलते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है। तो ऐसा हमारे क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। कभी आपने फील किया है ये चीज़ों को, तो क्यों होता है ऐसा। द रीज़न इज़ दैट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन सम बॉडी, जब हम किसी चीज़ पर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो दैट बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अस। तो क्या होता है, वो बॉडी भी इक्वल और अपोजिट जो फोर्स होता है वो क्या करती है, एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर भी। जितना हम वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं तो वॉल उतना ही हम पे फोर्स लगाती है, इसलिए हमारे हाथ या पैर हमारे दर्द करने लग जाते हैं, ठीक है। जब हम रोड पर चल रहे होते हैं तो हमारे पैरों से रोड पर फोर्स लगता है, तो रोड भी हमारे पैरों पे फोर्स लगाता है, इसी कारण से हमें क्या होता है, पेन होने लग जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा अभी मैंने आपको समझाया, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था कि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है इक्वल और अपोजिट साइड में, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। ये ऑब्जेक्ट भी हम पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा, ठीक है। यानी हर एक्शन की रिएक्शन होगी इक्वल और अपोजिट होगी। यही होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो उस ऑब्जेक्ट से भी हम पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे, देखते हैं चलिए। F12 इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट एक ने ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स लगाया, और इसका मतलब है ऑब्जेक्ट 2 ने ऑब्जेक्ट 1 पर फोर्स अप्लाई किया। ये फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा और इक्वल होगा, ठीक है। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। अब इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। डू यू नो वाई गन रिकॉइल्स। अब ने कभी देखा है कि जब हम कभी गन चलती है ना, तो गन जब भी चलती है तो वो रिकॉइल करती है, यानी जितनी स्पीड से उसमें बुलेट आगे की तरफ भागती है और गन उतने ही पीछे की तरफ हमें धक्का देती है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जाम्पल को ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही अब कभी हम नाव पे से कूदते हैं तो नाव पे हम जितना फोर्स से आगे कूदते हैं नाव उतनी फोर्स से पीछे चल जाती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलिए गन वाले समझ लेते हैं। व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम गन इट मूव्स विथ ए सर्टन वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जितनी स्पीड से बुलेट्स आगे की तरफ भागती है जितनी वेलोसिटी से, एज ए रिजल्ट इट अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। तो इससे क्या होता है, इस बुलेट से इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है गन पर, ठीक है। देयरफॉर इट रिकॉइल्स, इस वजह से ही क्या होती है, ये रिकॉइल्स होती है, ठीक है। तो ये था हमारा इक्वेशन न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इज इट क्लियर। हाउ डू वी वॉक, हम वॉक कैसे कर सकते हैं। व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, जब हम वॉक करते हैं किसी ग्राउंड में, आर फुट पुशेज द ग्राउंड बैकवर्ड। हमारे जो फुट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड को फोर्स पुश करते हैं बैकवर्ड की तरफ। इन रिटर्न में क्या करता है, द ग्राउंड पुशेस आर फुट फॉरवर्ड, हमारे पैरों को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, ठीक है। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन आर फुट विच मेक अस वॉक फॉरवर्ड। बट हाउ एवर इफ द ग्राउंड इज स्लिपरी इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वॉक। जब ग्राउंड स्लिपरी होगा तो हमें चलना मुश्किल होगा, बिकॉज द स्लिपरी ग्राउंड फ्रिक्शन इज लेस, क्योंकि उस समय क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। ड्यू टू दिस वी कांट एक्सर्ट बैकवर्ड एक्शन, इसी वजह से हम क्या करते हैं, बैकवर्ड एक्शन नहीं कर सकते हैं, विच वुड प्रोड्यूस ए फॉरवर्ड रिएक्शन। स्टूडेंट अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर ए सिस्टम का मीन्स है कोई भी दो एक्टिविटीज़ एट ए टाइम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम, ठीक है। कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक साथ होना ही क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है,
ठीक है, तो इसको समझते हैं। फॉर ए सिस्टम सम टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडीज। ठीक है, जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, कब? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। और वी कैन से दैट मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इफ इट ऑलवेज कंजर्व्ड। जो मोमेंटम होगा वो हमें ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये हमेशा कंजर्व्ड रहता है। यानी इनिशियल मोमेंटम जितना होगा उतनी ही फाइनल मोमेंटम होगी। चलिए इसको समझ लेते हैं हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको देखते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं। तो हमारे पास एक कार है और एक ट्रक है। ठीक है, दो चीज़ें हैं एट ए टाइम ही चल रही हैं, तो इसमें क्या होगा? मोमेंटम होगा। अब मान लेते हैं हम कार का मास m1 है और ट्रक का मास m2 है। कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है और ट्रक की u2 है। इनिशियल मोमेंटम कार का हो जाएगा m1 u1 और ट्रक का मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम m2 u2। क्लियर है? ये था हमारा इनिशियल मोमेंटम। अब स्टूडेंट क्या होता है, ये जो कार है और ये ट्रक है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कोलाइड कर देते हैं। ठीक है, जब कार ट्रक को, ट्रक कार को कोलाइड कर देती है, ठीक है, तो कार से ट्रक पर एक फोर्स लगता है, नुकसान हो जाता है, और ट्रक से कार का भी नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का नुकसान हो जाता है। तो इनके इसको हिट करने से इस पर फोर्स लग रहा है और कार से ट्रक पर फोर्स लग रहा है, तो इनका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो कार की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माना v1 है और ट्रक की फाइनल वेलोसिटी v2 है। तो अब इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या बन जाएगा? m1 v1 और ट्रक का मोमेंटम हो जाएगा m2 v2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका क्या आ गया? फाइनल मोमेंटम आ गया। तो स्टूडेंट्स जब इन दोनों के बीच में जो ये कोलूजन हुआ, कोलूजन के कारण कार ने ट्रक को और ट्रक ने कार को हिट किया। ठीक है, तो इस पर फोर्स लगा, कार से ट्रक पर फोर्स लगा और ट्रक से कार पर भी फोर्स लगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो देख लेते हैं। जब कार से ट्रक पे क्या फोर्स लगा, तो कार से ट्रक पे जब फोर्स लगा तो ट्रक का क्या हो गया? मास और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इसको, फोर्स इक्वल टू, जब कार से ट्रक पर फोर्स लग रहा है तो m2 और v2 माइनस u2 अपॉन t, टाइम के रेस्पेक्ट में हमने इसकी वेलोसिटी में चेंज देख लिया। ठीक है, और इसका मास लिख दिया। सिमिलरली जब कार से ट्रक से कार पर फोर्स लगेगा, जब कार से ट्रक पर फोर्स लगेगा तो कार का मास और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जो कि m1 v1 माइनस u1 अपॉन t हो जाएगी। अब हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ से जानते हैं कि जब भी एक से दूसरे पे फोर्स लगता है तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। ये फोर्स इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये थर्ड लॉ यहाँ पर भी अप्लाई होगा, तो हम इक्वल करके माइनस का साइन लगा देते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो हमने निकाली है इससे, FCT और FTC की वैल्यू हम इधर रख रहे हैं। m2 v2 माइनस u2 अपॉन t इक्वल टू m1 माइनस m1, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, m1 v1 माइनस u1 अपॉन t। ठीक है, अब ये अब इसको हम जब सिंपली t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1 और प्लस m1 u1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको ट्रांसफर करके इनको रीअरेंज करते हैं। तो m2 u2 या माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो m1 u1 ये एज इट इज़ है, प्लस m2 u2, और यहाँ पर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m1 v1। ठीक है, m2 v2 प्लस m1 v1, ये तो हमारे आगे फाइनल मोमेंटम हो गया और ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। तो हमने देखा स्टूडेंट, जो इनिशियल मोमेंटम है, जो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलूजन, कोलूजन होने से पहले का जो मोमेंटम है और कोलूजन होने के बाद का मोमेंटम है, यानी जो फाइनल मोमेंटम है, वो दोनों क्या है? इक्वल है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम, और ये क्या कब है? आफ्टर कोलूजन के। तो ये दोनों मोमेंटम इक्वल हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, यानी ना तो उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना उन्हें क्रिएट किया जा सकता है। यही था हमारा
लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। ए ब्लड ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg विथ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। कैन कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम और गन का मास हमें गिवन है 6 kg। क्लियर है। अब इसके बाद वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी हमें गन की वेलोसिटी दे रखी है कितनी, सॉरी बुलेट की वेलोसिटी हमें गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड और हमें बतानी है कि गन की वेलोसिटी क्या होगी। तो गन की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो हमें m1 इसे m2 लिख देते हैं, इसे v1 और v2 लिख देते हैं। ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि जो पहले का मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। तो इसी को हम इस पर अप्लाई करेंगे। इससे पहले देखिए जो मास मैंने बताया था, मास हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। अगर ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो 10/1000 0 से 0 1/100 किलोग्राम बुलेट का क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है। अब हम m1v1 इक्वल टू m2v2 लिख सकते हैं। ठीक है। m1v1 इक्वल टू m2v2। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ से। तो ये 1/100 इंटू 300 इक्वल टू 6 इंटू v2 हमें फाइंड ही करना है। अब जब इसे v2 लिखेंगे तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300/100 इंटू 6। ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई, गन की वेलोसिटी हो जाएगी। इस तरह से हम गन की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक कार है जिसका मास है 1500 किलोग्राम। कार ए का मास हमें गिवन है तो हम लिख देते हैं कार ए, इसका मास लिख देते हैं हम 1500 किलोग्राम। ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड, इसे हम लिख देते हैं v। कार बी है, कार बी का मास दे रखा है आपको 1000 किलोग्राम, तो हमने लिख दिया 1000 किलोग्राम। ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी हमें गिवन है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें बोल रहा है जब कोलूजन हो जाएगा इन दोनों का तो वेलोसिटी बतानी है। आप वेलोसिटी कार की कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसे इनिशियल और ये फाइनल कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि कार बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 आपको फाइंड करना है। ये u1 हो गया और ये v1 और ये u2 एंड v2। ठीक है। तो हमें कार की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हम लगा सकते हैं फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। जब इसमें हम वैल्यू पुट्स करेंगे तो हमें v2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसको m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m1v1। ठीक है। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m2v2 प्लस m1v1। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन से आया था। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं 1500 इंटू 25 प्लस 1000 इंटू क्या कर देंगे 15 इक्वल टू लिखेंगे। अब हम m2 की वैल्यू है हमारे पास 1000 और v2 हमें फाइंड करना है। 1000 इंटू v2 हमें फाइंड ही करना है प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 1500 और v1 की वैल्यू है 20। तो इंटू 20 लिख देंगे। जब अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है और इसे सॉल्व करना है। चलिए मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। जब 1500 को 25 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी 37,500 और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 हो जाएगा इक्वल टू ये 10,000 v2 हो जाएगा। 10,000 v2 प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 30,000। तो हम इसे 30,000 लिखेंगे। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके 30,000 इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 52,500 और ये 30,000 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 30,000 लिख देंगे इक्वल टू 1,000 v2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम v2 लिखेंगे तो इन दोनों को पहले सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, इनको सब्सट्रैक्ट करके लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा आपका 22,500 इक्वल टू 1000 इंटू V2। अब V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22,500 में हम डिवाइड कर देंगे 1000 का, तो 0 कैंसिल हो गए, ये हो गया 22.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से कार बी की वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप इसके क्वेश्चन आंसर सेल्फ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू।